दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। वेब डेवलपमेंट की आज उन चीजों की हम लोग बात करने वाले हैं जो जनरली क्लास के अंदर छोड़ दी जाती हैं। क्लास के अंदर इसलिए नहीं छोड़ दी जाती कि वो टीचर को आता नहीं है, वो जनरली इसलिए छोड़ दी जाती हैं क्योंकि जनरली वो करिकुलम का पार्ट नहीं होती। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वो सारा प्रोसेस कि आप वेबसाइट अगर आपकी बन गई तो वेबसाइट बनने के बाद वो लाइव कैसे करेंगे। बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल स्क्रैच से हम लोग उस प्रोसेस को देखने वाले हैं कि अपने सिस्टम पे आपने वेबसाइट तो बना लिया, लेकिन अब पूरी दुनिया को अपनी वेबसाइट अगर आपको दिखाना है तो आप किस तरीके से क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। दूसरी कि जो लोग, ये सिर्फ वीडियो उनके लिए नहीं है जो सिर्फ इंजीनियर ग्रेजुएट हैं, उनके लिए तो ये है ही है। दूसरा, ये उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जो लोग सोच रहे हैं कि उन्हें अपना बिजनेस करना है, क्योंकि अगर आपको अपना बिजनेस करना है तो आपको वेबसाइट तो बनानी ही पड़ेगी या बनवानी ही पड़ेगी। तो आपको कम से कम पता होना चाहिए कि किस तरीके से वेबसाइट का होस्टिंग का पूरा प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें फाइनेंस इन्वॉल्व होता है। और जहां भी फाइनेंस इन्वॉल्व होता है तो बिजनेसमैन को तो पता होना चाहिए कि भाई फाइनेंस अगर इन्वॉल्व होगा तो कितना पैसा खर्चा होगा। तो आइए हम लोग बिल्कुल जीरो से सारे प्रोसेस को समझते हैं कि किस तरीके से वेबसाइट को आप शुरू से लेकर लास्ट तक होस्ट कर सकते हैं, लाइव कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, एक तो हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि क्यों वेबसाइट जरूरी है। दूसरा, डोमेन क्या होता है, कैसे उसे रजिस्टर करेंगे। होस्टिंग सर्वर्स क्या होते हैं, होस्टिंग सर्वर को कैसे बुक करेंगे, कैसे होस्टिंग सर्वर को सेलेक्ट करेंगे, नेम सर्वर को कैसे अपडेट करेंगे, और सी पैनल क्या होता है। इन सब के बारे में, मतलब बिल्कुल शुरुआत से लेकर के लास्ट तक हम लोग एक एक चीज को देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, तो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले किसी से ये क्वेश्चन है कि भाई वेबसाइट की जरूरत क्यों है। जैसे आप, ये है ना कि कोई वेबसाइट क्यों बनवाएगा, तो वेबसाइट को इसलिए बनवाएगा, उसके तमाम कारण मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। जैसे ग्लोबल रीच, जैसे आपके पास कोई बिजनेस है और बिजनेस को आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया जाने, तो क्या कर सकते हैं, आपके पास एक ही तरीका है कि आप वेबसाइट बनाइए। ठीक है। दूसरा, जब किसी की वेबसाइट होती है ना तो थोड़ा सा लोगों को उसके ऊपर भरोसा ज्यादा होता है, लगता है यार कि हाँ ये कुछ अच्छी चीज है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हाँ जाके यहाँ से वेबसाइट देख लो यार, तो हमारे वेबसाइट पे जाके देख लो, तो इसका मतलब है कि थोड़ी सी ट्रस्ट होता है लोगों को कि हाँ ये जो चीज है वो एक ऑथेंटिक चीज है। दूसरा, जब भी कोई वेबसाइट पे चीजें अवेलेबल होती है 24x7 होती है, जैसे मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, आप अमेजन, 24 घंटे, रात को 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 3 बजे, जब मन हो आप शॉपिंग कर सकते हैं। शॉपिंग मॉल तो बंद हो जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि पूरे टाइम ये अवेलेबल होती है। दूसरा, मार्केटिंग एंड प्रमोशंस, अगर आपको मार्केटिंग प्रमोशन करना है तो वेबसाइट एक अच्छा टूल है। एक प्रोफेशनल इमेज जाती है कि हाँ यार ये वेबसाइट है तो मतलब ये प्रोफेशनल लोग हैं, कुछ नियम से काम करते हैं। ठीक है। और अगर आपके पास वेबसाइट है तो उसका आप एनालिटिक्स कर सकेंगे, कितने लोग आए, उनका क्या टेंडेंसी थी, किस तरीके से करना चाहते हैं, जो आपके बिजनेस को काफी इम्पैक्ट करेगा। ठीक है। और अगर आप लोगों के बिहेवियर को समझ पाए तो अपने बिजनेस को और बेहतर कर सकते हैं। तो ये तमाम कारण है जिसकी वजह से किसी को भी वेबसाइट बनवानी होती है। ठीक है। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो आप बनाएंगे, ठीक है, या आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट बनवाएंगे। दोनों ही केस में लोगों को वेबसाइट की जरूरत क्यों है ये हमें समझना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अब बात आती है सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है कि डोमेन नेम क्या होता है। जब भी बात आती है डोमेन नेम की, तो डोमेन नेम का मतलब कि जैसे कोई भी आपका जो बिजनेस है ना, उस बिजनेस के हिसाब से आप एक नाम चुनते हैं। तो ये देखिए, अब डोमेन नेम भी जनरली हम लोग को क्या लगता है कि www.xyz.com, तो हमको लगता है कि ये पूरा है। नहीं, डोमेन नेम अगर आप देखें तो जैसे यहाँ पे google.com में http://www.google.com में सिर्फ गूगल जो है वो आपका डोमेन है। ठीक है। बाकी चीजें अलग अलग हैं, अगर आप इसको ध्यान दें तो यहाँ पे जो HTTP है ये प्रोटोकॉल है, www ये आपका सब डोमेन है, और .com ये आपका टॉप लेवल डोमेन है। तो जो मेन डोमेन नेम है वो आपका ये वाला है google.com। तो ऐसे ही सबसे पहले आपको ये चूज करना होता है कि आपके बिजनेस का नाम क्या है या आप किस नाम से वेबसाइट बनाना चाहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या चूज करना होता है कि डोमेन चूज करना होता है, और डोमेन का नाम आपको सोचना होता है। और डोमेन के नाम में भी सिर्फ ये बीच वाला नाम, ये जो पहले और जो बाद में है ये तो बात की बात है। ठीक है। अब डोमेन नेम कैसे आप सेलेक्ट करेंगे, कैसे रजिस्टर कराएंगे डोमेन का नाम। ठीक है। तो सबसे पहले आपको डोमेन की अवेलेबिलिटी को चेक करना होता है। तो डोमेन की अवेलेबिलिटी को आप कैसे चेक कर सकते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर डोमेन की अवेलेबिलिटी को आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे जाइए, हु इज लुकअप करके यहाँ पे ऑप्शन होता है, और यहाँ पे जाके इस वेबसाइट पे आप जाइए और यहाँ पर नाम लिखिए। जैसे जो भी नाम आपका है, यहाँ पे जैसे आपने नाम दिया धनंजय
मान लीजिए मेरी वेबसाइट है स्टडी टू नाइट, मान लीजिए मैं ये वेबसाइट करना चाहता हूँ, ठीक है, स्टडी टू नाइट मान लीजिए फॉर एग्जांपल। तो मैंने कहा भाई मैं इसको सर्च करता हूँ, तो मैंने स्टडी टू नाइट सर्च किया, तो स्टडी टू नाइट पहले से ही सर्च है, मतलब पहले से ही बुक है, आप देख सकते हैं ये पहले से ही बुक है, यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन उसकी दिखा रहा है, किसने बुक करी, क्या एड्रेस है। लेकिन अगर इसका ऑल्टरनेटिव आपको चाहिए तो यहाँ पे दिखा रहा है, आप यहाँ से इसका ऑल्टरनेटिव को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या देखना होता है कि डोमेन हमें बुक करना होता है। अच्छा, डोमेन में भी खास बात क्या होती है कि डोमेन में जैसे अब आपको कौन सा डोमेन चाहिए, .com चाहिए, .net चाहिए, तमाम डोमेन आपको होते हैं, बहुत से डोमेन है, .com, .info, .net, जिस डोमेन को आपको चाहिए आप उस डोमेन को लीजिए। दूसरा, कुछ डोमेन में खास बात आपको समझना होता है, जैसे मान लीजिए कि एक वेबसाइट होती है, हमने कहा कि अर्नेट, यहाँ पे अर्नेट चूज करिए। तो अर्नेट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, जैसे आपके कोई कॉलेज चलता है या आपका कोई यूनिवर्सिटी चलती है, अगर आप उसके लिए डोमेन बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए जो जनरली आप क्या रखना चाहते हैं, आप edu.in या ac.in या vidya.bharat या arias.in, अगर आप इनको रखना चाहते हैं तो ये हर जगह से बुक नहीं होते, ठीक है। तो अब आपको चूज करना पड़ेगा कि देखिए .com हर जगह अवेलेबल है, .info, .org ये आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन .edu, .res, .vidyabharat, .ac.in ये आपको हर जगह नहीं मिलेगी। ये आपको कहाँ पे मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ अर्नेट पे मिलेगी, ठीक है। और इसके लिए आपको उस संस्था का डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। तो आपको मैंने क्या बताया कि डोमेन की अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए आप क्या चेक करें, पहला whois.com, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि डोमेन खाली है कि नहीं खाली है। और डोमेन अगर खाली है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा खाली है या नहीं है, जो भी है आपको उसका, जैसे डोमेन पे 3 बातें हैं, जैसे मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने कहा कि डोमेन पे एक बात नहीं है, डोमेन पे आपको 3 चीजों को सोचना है। पहला तो आपको डोमेन का नाम सोचना है, डोमेन का नाम सोचना है, ये भी सोचना है कि आप क्या रखना चाहते हैं। जैसे आपका एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है तो .com आप रखेंगे, अगर आप सिंपली ऑर्गेनाइजेशन है तो .org आप रखेंगे, ठीक है। तो अगर सिर्फ बिजनेस करना है तो .com, अगर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी है तो .edu और .ac। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरीके का काम है, उसके हिसाब से आप डोमेन को चूज करते हैं। अब डोमेन के बाद आपने चूज किया डोमेन का एक्सटेंशन, मैंने आपको बताया कि डोमेन का एक्सटेंशन क्या होता है। डोमेन का एक्सटेंशन बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो ही मैंने भी आपको बताया कि .com, .edu, .ac, तो मैंने आपको बताया .com, .info, .org आप कहीं से भी ले लीजिए, लेकिन आपको अगर चाहिए .ac, .edu तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, आपको अर्नेट की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जाकर ही मिलेगा और आपको एक अकाउंट बना करके आपको यहाँ पर एक संस्था के कागज देने पड़ेंगे, तब जाके ये डोमेन आपको edu या ac या विद्या.भारती वाला मिलेगा, ठीक है। अब क्या करें भाई साहब, अब डोमेन आपने डिसाइड कर लिया, मैंने कहा डोमेन बुक अ डोमेन, जैसे ऐसे मैंने कहा बुक अ डोमेन। तो उसके बाद क्या करते हैं, आप डोमेन बुक करने के लिए जाते हैं तो आप पास देख सकते हैं तमाम जो फेमस नाम है, GoDaddy है आपके पास, नेम चीप है, बहुत हॉट हॉस्ट स्टिंगर है, ये तमाम वेबसाइट आपके सामने खुल जाएंगी। आप कहीं भी जाइए, डोमेन को यहाँ पर जाकर के आप बुक कर लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको एक बात ध्यान देना होता है, जब आप जाएंगे डोमेन बुक करने ना, तो डोमेन बुक करने में क्या होता है कि आपके पास वो कहेंगे कि 78 रुपए का डोमेन ले लीजिए, 98 रुपए का डोमेन ले लीजिए। तो डोमेन बुक करते समय ध्यान रखिए कि उसकी जो खेल यहाँ पे ये नहीं होता कि बुक करते समय आप क्या देते हैं, खेल यहाँ पे होता है कि जब आप डोमेन को रिन्यू कराते हैं तब कितना चार्ज देते हैं। तो उसकी एक हिस्ट्री देख लीजिए, जो लोग उसको यूज करते हैं उनसे बात कर लीजिए। अदरवाइज कई बार हो सकता है कि आप डोमेन तो 100 रुपए में 200 रुपए में खरीदने, लेकिन अगली बार उसका दाम 1000 रुपए हो। ये बहुत होता है, इस तरीके की चीजों से आपको समझना चाहिए। तो आपको क्या करना है, एक डोमेन बुक करना है, यहाँ पर जाकर डोमेन सर्च करिए, और डोमेन सर्च करने के बाद आपको सिंपल उसकी कुछ क्या करना होगा, आपको जो रजिस्ट्रेशन डिटेल है और बाकी उनके जो पैसे हैं आप दे दीजिए, डोमेन आपका हो गया, ठीक है। बशर्ते डोमेन खाली होना चाहिए, याद रखिए मैंने जो पहले कहा कि डोमेन को आप चेक कर लीजिए कि डोमेन आपका खाली है कि नहीं है, ये डोमेन आपका बुक हो गया। अच्छा, अब कई लोगों का क्या होता है कि जैसे बहुत से शुरुआती जो बच्चे होते हैं उनको लगता है कि डोमेन बुक हो गया, जैसे मान लीजिए वेबसाइट का नाम धनंजय.com है, तो धनंजय.com बुक हो गया, अब बात खत्म, वेबसाइट हमारी बन जाएगी। नहीं, डोमेन अलग चीज है और आपको समझना चाहिए कि होस्टिंग सर्वर अलग चीज है। होस्टिंग सर्वर अलग चीज का मतलब क्या है कि जो होस्टिंग सर्वर होता है ना, वहां पे देखिए डोमेन तो एक नाम है,
एक नाम है जिससे जिससे हम वेबसाइट को जानते हैं। जैसे हमने कहा xyz.com, ये हमारा क्या है, डोमेन है। लेकिन जब हम इसको हिट करेंगे ब्राउजर पे तो ये किसी किसी चीज को एक्सेस करेगा ना, तो एक एक फाइल सिस्टम को एक्सेस करेगा। ये फाइल सिस्टम यहाँ पर है जिसको एक्सेस करेगा। और ये फाइल सिस्टम जहां पे चीजों को रखी है, ये बेसिकली एक सर्वर है, मतलब एक सिस्टम है जो सर्वर है। और इसी को सर्वर को क्या बोलते हैं, होस्टिंग सर्वर। तो आप यहाँ से एक वेबसाइट है xyz.com, उसको आप हिट कर रहे हैं तो ये हिट कर रही है एक सर्वर के पास, जिसके पास कुछ फाइलें रखी हैं उस वेबसाइट की। तो उस वेबसाइट को बोलते हैं क्या, होस्टिंग सर्वर। मतलब होस्टिंग सर्वर एक सर्वर होता है जहां पर आपकी वेबसाइट का फाइलें सारी रखी होती हैं। ठीक है। अब होस्टिंग सर्वर भी कई तरह के होते हैं, शेयर्ड होते हैं, वीपीएस होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं। जनरली हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते सर्वर को बुक करते समय। ज्यादातर लोग जो, अगर आपने कोई चीप डोमेन खरीदा है तो शेयर्ड होते हैं, मतलब एक ही सर्वर पे एक ही एरिया में तमाम फाइलों को रखे रहेंगे। मतलब एक ही मेमोरी एरिया है जिसकी जगह पे तमाम वेबसाइट का डेटा रखा होता है, हालांकि बाहर बाहर आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है। दूसरा होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर का मतलब होता है कि एक ही सर्वर के अंदर कई सर्वर बना दिए गए हैं और वो सबको अलग अलग दे दिया गया है, सबको लगेगा उसका अपना सर्वर है। लेकिन एक है डेडिकेटेड सर्वर, मतलब एक पूरा फिजिकल सर्वर ही आपको दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि यार क्या फर्क होता है इन चीजों में। तो फर्क ये होता है कि अगर आपने शेयर्ड होस्टिंग खरीदी है तो ये कंपैरेटिव स्लो होती है, इसकी बैंडविड्थ कंपैरेटिव कम होती है। और अगर आपने वीपीएस खरीदी है तो इसकी जो स्पीड होती है कंपैरेटिव शेयर्ड से बेहतर होती है। और अगर आपने डेडिकेटेड खरीदी है तो आपको डेडिकेटेड उससे और अच्छी होती है। लेकिन ये कब खरीदेंगे, जाहिर सी बात है कि अगर छोटा मोटा काम है तो आप शेयर्ड होस्टिंग ले लीजिए, सस्ती पड़ती है। उससे थोड़ा ज्यादा हैवी लोड वाला काम है, लोड का मतलब क्या, कितने लोग आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं। अगर विजिट करने वालों की संख्या लाखों करोड़ों में है तब तो फिर आपको वीपीएस या डेडिकेटेड की तरफ जाना चाहिए। लेकिन आपके वेबसाइट को विजिट करने वाले कम लोग हैं तो आपको क्या देखना चाहिए, आपको नॉर्मल शेयर सर्वर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है सर्वर की कहानी, और उसके हिसाब से कॉस्ट बढ़ती है। जैसे इसकी कॉस्ट आपको पड़ जाएगी अगर मोटा मोटा 2 से 3 हजार, तो इसकी कॉस्ट आपको पड़ जाएगी 15 हजार 20 हजार रुपए महीना। ठीक है, महीना नहीं मतलब ईयरली मैं आपको बात कर रहा हूँ। इससे इवन डेडिकेटेड सर्वर और भी महंगे हो सकते हैं, लाखों रुपए सालाना हो सकते हैं। इसकी कॉस्ट डिपेंड्स करता है कि आप कैसे सर्वर और कितने फास्ट सर्वर को परचेज करना चाह रहे हैं। ठीक है। अब क्या है कि आपने एक होस्टिंग प्रोवाइडर को चुनना है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली होती है कि हो सकता है कि GoDaddy से आपने डोमेन बुक किया हो लेकिन आपका होस्टिंग सर्वर कहीं और हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने जहां से डोमेन बुक किया आपका होस्टिंग सर्वर वही होगा। आपका होस्टिंग सर्वर कोई और हो सकता है और जो डोमेन आपने जहां से बुक किया है कोई और हो सकता है। डोमेन समझ रहे हैं ना, जैसे xyz.com डोमेन है और जहां पे आपकी फाइल रखी है होस्टिंग सर्वर है। तो होस्टिंग सर्वर कहीं और से हो सकता है और डोमेन कहीं और से हो सकता है, या दोनों एक जगह से भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीजों को रखना चाहते हैं। जनरली क्या होता है कि जब किसी आप फेमस जगह से होस्टिंग सर्वर खरीदते हैं तो ये काफी कॉस्टली पड़ता है। हो सकता है पहली बार आपको 1500-2000 मिल जाए, लेकिन जब उसको आप रिन्यू कराएंगे तो हो सकता है आपको 5000 6000 या 10,000 उसकी कॉस्ट देनी पड़ जाए। ठीक है। तो जो होस्टिंग सर्वर होता है वो आप देख लीजिए कि कहाँ से आपको सस्ता पड़ रहा है। कई बार इसके प्राइवेट वेंडर्स भी होते हैं, प्राइवेट वेंडर से भी अगर आप परचेज करते हैं तो कंपैरेटिव आपको सस्ते में मिल जाता है। ये आपको पता लगाना पड़ेगा कि कौन वेबसाइट का काम कर रहा है और कौन होस्टिंग सर्वर आपको दे रहा है। तो रिकमेंडेड ये है कि डोमेन तो आप वैसी जगह से खरीदिए जहां से आपका वेबसाइट है, मतलब किसी अच्छी जैसे GoDaddy या जहां से खरीदिए। लेकिन होस्टिंग सर्वर मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा। होस्टिंग सर्वर आप किसी प्राइवेट जगह से ले सकते हैं जो कंपैरेटिव सस्ता होता है और आपके कंट्रोल में ज्यादा होता है। ठीक है। अब क्या होता है, अब एक बार अगर आपने होस्टिंग सर्वर डोमेन सर्वर परचेज कर लिया, जैसे जब मैं आपको दिखाऊं कि जब मैंने आ, अ, अगर आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं साइड में कि जब मैंने वो खरीदा था, क्या बोलते हैं उसको, जब मैंने सी पैनल लिया तो सी पैनल की मुझे ये डिटेल मिली थी और होस्टिंग सर्वर की मुझे ये डिटेल मिली थी। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप देखिए तो इसको ध्यान से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर क्या है कि ये जब मैं जाऊंगा यहाँ पे ना, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि जब ये होस्टिंग सर्वर की मेरा अकाउंट का लॉगिन है, तो अब यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, एक रीसेलर एक कस्टमर। तो मैंने कहा कस्टमर। जनरली होस्टिंग सर्वर की लॉगिन आपको कम मिलती है। ठीक है। तो जो आपको सी पैनल में अभी आपने जो नेम सर्वर 1 नेम सर्वर 2 देखा था ना आपने, ये जाकर के हमको यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जाकर के हमको उसको
अपडेट करना पड़ता है। मतलब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पे जाने के बाद मैनेज ऑर्डर के अंदर जाके लिस्ट सर्च ऑर्डर्स के अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको डोमेन दिखेगा, क्योंकि पहले से मेरा डोमेन मैप है। अब जब मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो ये पूरा मुझे यहाँ पर ऑप्शन दिखेंगे कि डोमेन को किस तरीके से मैनेज करना है। जैसे यहाँ पर चले गए हम लोग नेम सर्वर पे, तो यहाँ पे नेम सर्वर पे जाकर के जो नेम सर्वर आपको मिला था ना, उस नेम सर्वर को आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं। नेम सर्वर 1, नेम सर्वर 2, ये दोनों नेम सर्वर हमारे हैं जो मुझे यहाँ पर हमने मैप किया है अपनी वेबसाइट के लिए। ठीक है, तो ये जो सी पैनल के साथ में आपको नेम सर्वर मिलता है, तो सी पैनल को जाकर के जब आप सी पैनल की डिटेल के साथ में आपको नेम सर्वर की डिटेल मिलेगी। जब नेम सर्वर को आप मैप करेंगे होस्टिंग सर्वर से, तब जाकर के आपका डोमेन और होस्टिंग क्या होगा, आपस में कनेक्ट होगा। मतलब टेक्निकली डोमेन अलग है, होस्टिंग अलग है, लेकिन जब आपने नेम सर्वर की डिटेल को ले जाके मैप किया कहां पर, होस्टिंग सर्वर पे, तब जाकर के आपके दोनों मैप हो गए। मतलब मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको बताया कि नेम सर्वर के अंदर जाते हैं और नेम सर्वर के अंदर जाकर के नेम सर्वर की दोनों डिटेल को हम लोग यहाँ पर दे देते हैं। उसके बाद आपकी डोमेन आपका क्या हो जाएगा, मैप हो जाएगा, आपकी वेबसाइट डोमेन से मैप हो जाएगी। तो ये आपका बिना आपको, मैंने क्या बताया कि होस्टिंग अलग चीज होती है और डोमेन अलग चीज होती है। तो डोमेन को आपने होस्टिंग से क्या किया, मैप कर दिया, किसकी मदद से, नेम सर्वर की मदद से। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपकी वेबसाइट क्या है, तैयार है कि किस तरीके से आप सी पैनल यूज करेंगे। तो मैंने सी पैनल का पूरा एक अलग से बनाया था कि सी पैनल पे वेबसाइट को कैसे होस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ ही बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सी पैनल की डिटेल पहले ही डाल रखी है, मैंने इसको लॉगिन कर लिया। सी पैनल वो जगह है जहां पर वेबसाइट के डेटा को हम लोग क्या करते हैं, होस्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे तमाम ऑप्शन है। जैसे ही अगर आपको कोई फाइल, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिंक में मैं आपको दे दे रहा हूँ कि किस तरीके से होस्टिंग वाला मैंने एक अलग से पूरी वीडियो बनाया था। तो फाइल मैनेजर के अंदर जाकर फाइलों को अपलोड कर सकते हैं जो भी आपने बनाया है। ईमेल अकाउंट पे जाकर के आप ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से जैसे अगर आपको ईमेल क्रिएट करना है, जैसे मेरा मेरा ये डोमेन का अकाउंट है, तो अगर मैं यहाँ पे एक ईमेल बनाऊंगा धनंजय, तो आएगा dhananjay@dhananjaySharmaOfficial.org.in। मतलब आपके डोमेन का नाम उसके आगे क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक ईमेल बन जाएगी। और डेटाबेस वगैरह बनाना हो तो ये सारे स्टेप मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कवर किए हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारा का सारा जो हम लोगों ने जो बात करी है कि किस तरीके से आप डोमेन को बना सकते हैं, कैसे आप बुक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को मैंने बड़े इत्मीनान से आपको यहाँ पे बताया है। तो अगर आप चाहें तो अपने डोमेन को बुक कर सकते हैं और अपने लिए वेबसाइट बना सकते हैं, या कभी भी अगर आप इन चीज़ों में जाना चाहें तो बड़े आराम से जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास।